हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरडी कॉन्सेप्ट में। आज हम बात करेंगे द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगले वीडियो में हमने देखा था कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस वीडियो में हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को हम ऊपर लिख देते हैं, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले ही चैप्टर का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का ये एक टॉपिक है, और अक्षय के बाद आज हम निरक्षीय पढ़ेंगे। तो अक्षय और निरक्षीय ये दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? तो इसको हम पढ़ने के लिए, जैसे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखे थे, उसी प्रकार ये भी है, बस इसका डायग्राम थोड़ा अलग होगा। तो सबसे पहले इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हम मतलब द्विध्रुव बनाते थे। अक्षीय स्थिति पर हमने द्विध्रुव बनाया था, और निरक्षीय स्थिति पर भी हम द्विध्रुव बनाएंगे। तो द्विध्रुव क्या हो जाएगा? मान लीजिए हम एक माइनस क्यू आवेश इधर लेते हैं और एक प्लस क्यू आवेश इधर। ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी हम 2l मान लेते हैं। तो यही स्थिति हो गई। इसी निकाय को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। अब हम इस बिंदु को नाम अगर ए दे दें और इस बिंदु को बी नाम दे दें, और इन दोनों को मिला दें, और हम एक सेंटर पर बिंदु ओ ले लेते हैं। तो हमें यहाँ की दूरी l पता चल जाएगी। इसकी दूरी l है और इसकी दूरी भी l है, क्योंकि l प्लस l 2l मतलब पूरे की दूरी l है। तो हम बीच में एक सेंटर ओ ले लिए और आधा आधा इसको बांट दिए। अब अक्षीय स्थिति पर हम क्या देखते थे कि इस बिंदु पर यहाँ पर हम एक बिंदु पी लेते थे, मतलब अक्षीय रेखा पर एक बिंदु पी लेते थे। लेकिन निरक्षीय स्थिति में हम ऊपर की ओर लेंगे, मतलब निरक्षीय पर। तो ये हो जाएगा एक बिंदु। निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु हम यहाँ पर पी ले लेते हैं। इसी पी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो अगर अब हम इसको मिला दें, इसको ए से मिला दें माइनस क्यू आवेश से, और इसको बी से मिला दें मतलब प्लस क्यू आवेश से, तो क्या हमें इसकी दूरी और इसकी दूरी मिल जाएगी? आराम से मिल जाएगी, क्योंकि ये एक समकोण। अगर इसकी दूरी हम r मान लें, इसकी दूरी r हो गई, तो हमें मतलब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो अगर हमें लंब पता है और किसी त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का अगर हमें आधार पता है और लंब पता है, तो हम कर्ण मतलब आराम से निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो यहाँ पर हम इसकी दूरी निकालना चाहेंगे तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कर्ण क्या हमारे पास? b और p, इसकी दूरी कर्ण है, तो हम इसको लिख देंगे bp का स्क्वायर। और लंब हमारे पास क्या है? r, तो r स्क्वायर हो जाएगा। और आधार हमारे पास क्या है? l स्क्वायर। तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो ये इधर रूट लग जाएगा। तो हमें bp की दूरी क्या मिल गई? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो अगर हम इसकी दूरी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल अंडर रूट, इसकी दूरी हो गई। अगर इसकी दूरी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल अंडर रूट है, तो इसकी दूरी भी वही होगी, क्योंकि लंब भी r स्क्वायर, लंब भी r है और आधार l है। दोनों में लंब r है और आधार l है, तो इसकी दूरी भी यही हो जाएगी। तो इसको भी हम लिख देते हैं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल अंडर रूट, क्योंकि इसकी दूरी भी समान ही होगी। क्यों समान होगी? क्योंकि दोनों समकोण समान हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर दो घटक बना दें, एक ऊर्ध्वाधर घटक, एक क्षैतिज घटक, तो हम दो घटक यहाँ पर बना देते हैं। इसको हम ई साइन थीटा लिख देते हैं।
आप लोगों को पता ही होगा ऊपर की ओर जो होता है ऊर्ध्वाधर घटक वो ई साइन थीटा होता है, और इधर हम ई लिख देते हैं, एक घटक क्षैतिज इधर बना दिए। अब अगर हम इस प्लस क्यू आवेश से पी की ओर अगर बाहर, ये प्लस क्यू आवेश है मतलब प्लस है, तो प्लस से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलता है, तो इसका विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, E1 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों, क्योंकि क्षैतिज स्थिति पर कॉस थीटा होता है और ऊर्ध्वाधर पर साइन थीटा होता है, तो इसलिए हम प्लस क्यू आवेश से E1 कॉस थीटा लिख दिए। और एक आवेश हमारे पास और है माइनस क्यू आवेश, और आप लोगों को पता ही होगा कि माइनस कोस आवेश का माइनस का जो क्षेत्र होता है वो अंदर की ओर होता है, तो इसका क्षेत्र अंदर की ओर हो जाएगा, तो इसको हम E2 नाम दे देते हैं, E2 कॉस थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये डायग्राम समझ आ गया होगा। अगर डायग्राम समझ आ गया तो इसका डेरिवेशन आसानी से समझ आ जाएगा। हमने सबसे पहले एक द्विध्रुव बनाया था, द्विध्रुव में हमने एक माइनस क्यू आवेश लिया और एक प्लस क्यू आवेश लिया, और इसके दोनों के बीच की दूरी 12 ले ली। अगर 12 दोनों के बीच की दूरी है, अगर सेंटर में O मान ले तो इसकी दूरी L हो जाएगी, इसकी दूरी L हो जाएगी। फिर हमने निरक्षीय स्थिति पर एक रेखा ले लिया R, और इसकी दूरी R है, मतलब इसकी लंबाई R है। तो अगर हमें और दोनों को हम मिला दिए तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज मिल गया। तो अगर दो समकोण त्रिभुज बन गया तो ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है, तो हम कर्ण की भुजा निकाल लेंगे। अगर दो भुजा हमें पता है तो एक भुजा हम निकाल लेंगे। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल अंडर रूट ये इसकी दूरी निकाल लिया। तो हमें प्लस क्यों से P बिंदु तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें दूरी पता हो गई। तो और हम इस पर दो घटक ले लिए, एक ई साइन थीटा, एक ई कोस थीटा। अब ई साइन थीटा का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक दिशा ऊपर की ओर है, एक दिशा नीचे की ओर है, तो ऐसे में ये दोनों निरस्त हो जाएगा, इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए दोनों निरस्त हो जाएंगे। और वहीं पर E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए ये जुड़ जाएंगे। तो हम अगर इसको अब लिखें, प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा, हमने नेक्स्ट क्लास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिटेल से पढ़ा था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और हम इसको E1 नाम देते हैं, प्लस क्यों आवेश वाले को हम E1 नाम दे देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, लेकिन हम R स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि दूरी R स्क्वायर लिया जाता है, मतलब R लिया जाता है, लेकिन इसकी दूरी हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल अंडर रूट है, मतलब ये दूरी हमारे पास। तो हम R दूरी ना लेकर ये दूरी लेंगे, क्योंकि प्लस क्यों आवेश से देख रहे हैं P बिंदु तक, तो हम इसीलिए ये दूरी लेंगे। क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल अंडर रूट। ये दूरी हो गई, लेकिन हम दूरी का स्क्वायर लेते थे, जैसे KQ अपन R स्क्वायर, R दूरी थी तो दूरी ये हो गई, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमें E1 बराबर क्या मिल गया यहाँ से, अगर इस रूट से स्क्वायर मतलब काट देंगे, कट जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमें E1 मिल गया। इसी तरह अगर हम E2 देखें, मतलब माइनस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, यही होगा, बस इसको हम E2 नाम दे देंगे। E2 बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, लेकिन इसकी दूरी भी वही है, इसकी दूरी भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल अंडर रूट है। तो इसकी दूरी भी हम अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि R स्क्वायर होता है। तो E2 हमारे पास क्या मिल गया, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो अगर अब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, यानी कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत जो हमें निकालना है इसी बिंदु पर, वो देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम
तो हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E बराबर E1 cos थीटा प्लस, ये प्लस होगा क्योंकि एक ही दिशा में है इसलिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इधर क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा। तो हमें E1 का मान पता है। E1 का क्या मान है? KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसका हम मान दे देते हैं E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा चल रहा है कॉस थीटा, प्लस E2 का मान हमारे पास क्या है? KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही है KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा इधर भी चल रहा है कॉस थीटा। तो अब अगर हमें यहाँ से E बराबर देखना है तो क्या हो जाएगा? अब इन दोनों में हमें KQ अपॉन आर स्क्वायर, KQ अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि हमें दोनों में कॉमन दिख रहा है KQ अपॉन आर स्क्वायर, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हमारे पास कॉमन हो गया, और इधर क्या बचा? एक कॉस थीटा इधर है, एक कॉस थीटा इधर है, दोनों अगर जोड़कर हो जाए, जोड़ेंगे दोनों को तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा। अब आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं? जैसे आप पढ़े होंगे लाल बटे कक्का, यानी कि ये क्या होता है? ये साइन थीटा का वैल्यू होता है, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा, और इसी का उल्टा कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यानी कि अगर हम कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण लिख लें, आधार भी हमें पता है, कर्ण भी पता है, आधार बटे कर्ण यहाँ से हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ई बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिखेंगे? 2 इधर चल रहा है तो 2। अब cos थीटा को हम लिख देंगे आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार हमारे पास क्या है? L। आधार हमारे पास L है, चाहे ये वाला लो समकोण त्रिभुज दोनों समान है तो चाहे एक ही त्रिभुज लेना है तो L स्क्वायर हम ले लेते हैं, मतलब L आधार इसका हो जाएगा। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारे पास क्या है? L, यानी कि L इधर कर देंगे, और कर्ण cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कर्ण हमारे पास क्या है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल रूट अंडर। तो अब अगर हम यहाँ से E बराबर देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अब अगर हम इस Q का गुणा इसमें करा दें तो हमारे पास Q इंटू 2L हो जाएगा। और आप लोगों को पता होगा Q इंटू 2L ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है, यानी कि P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो हम इसका Q का गुणा इसमें करा देते हैं, K बराबर आर स्क्वायर इधर चल रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इधर हम क्या कर दिए? इस Q का गुणा इसमें करा दिए, क्या हो गया? Q इंटू 2L, और अपान में क्या चल रहा है? अब आप देखिए ये क्या है, मतलब इसके ऊपर अगर किसी के ऊपर अंडर रूट लगा होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? f की घात 1/2, ये लिखा जा सकता है। तो इसी तरह से हम इसका भी रूट हटा देंगे और घात में इसके 1/2 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। तो अगर अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? अब आप देखिए इसका गुणा अगर हम इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा? आधार बराबर है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसमें भी है, मतलब आधार बराबर है और इसकी घात भी 1 है, क्योंकि ये घात मतलब एक घात होती है दिखती नहीं है, हर संख्या की घात 1 होती है, तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी क्योंकि आधार समान है। तो क्या हो जाएगा? ई बराबर के ऊपर चल रहा है और ये Q इंटू 2L क्या हो जाएगा? P, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है Q इंटू 2L। तो हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1 है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
की घात 1 प्लस 1/2। तो अब इसको अब हम इधर लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई बराबर KP अपॉन R² प्लस L² की घात 1/2 है। अगर 1/2 को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, यानी कि 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2, 1 का गुणा 1 में 2, 1 कम 2, 1 3, 3/2 हो जाएगा। तो R² प्लस L² की घात 3/2। अब ये जो L² है ये R² से बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए R² प्लस L² जो है ये लगभग R² के बराबर ही होगा। तो हम इसको E बराबर KP अपॉन R² की घात 3/2 कर देंगे। हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि जो L² है वो R² से बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए हम कह दें कि जो L² है वो R² प्लस L² के लगभग बराबर है। इसका कोई मतलब मान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए हम R² ही कर दिए। अब घातों के ऊपर जब घात लगी होती है, मतलब R² की घात R की घात 2 की घात 3/2, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ये बराबर क्या हो जाएगा, KP अपॉन R की घात 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो E बराबर KP की घात R की घात 3। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, E बराबर, अगर हम इसको डायरेक्ट फार्मूला बना दें तो E बराबर हमारे पास क्या हो गया, K को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। ये फार्मूला होता है K बराबर 1/4πε0 होता है, और R नीचे चल रहा है, मतलब ऊपर P अपॉन 2 से 2 कट गया, यानी कि R³। यही हो गया विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी बिंदु पर ये हमें ज्ञात करना था, इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था, तो ये होगा 1/4πε0 P/R³। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव का जो बल आघूर्ण है उसको देखेंगे, और विद्युत फ्लक्स देखेंगे, और गाउस का नियम। उसके बाद ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चैप्टर दूसरा स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।